ये चैप्टर है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। और इसके पहले 2 वीडियोस में हमने फ्रेडरिक सोरियोज की पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और अब हम पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है वो क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये होगा हमारे चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 3। तो इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। यानी कि अगर हम मिड 18th सेंचुरी का अगर यूरोप का कोई मैप उठा के देखें तो अभी जैसे हमें नेशन स्टेट दिखते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ दिखती हैं, जर्मनी, स्पेन, ये सब कंट्रीज़ दिखती हैं। तो मिड 18th सेंचुरी का जो मैप था उसमें कोई भी हमें ऐसे अलग अलग बाइफिकेशन के साथ कोई भी नेशन स्टेट नहीं दिखता था। What we know today is Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom। जो हम आज के टाइम पे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड को जानते हैं, उस टाइम पीरियड पे ये क्या थे, एज अ किंगडम इनको डिनोट किया जाता है, एक किंगडम की तरह ये थे। उसमें से जो कुछ डचीज़ थे, कैंटोन्स थे, वो अपनी ऑटोनोमस टेरिटरी को रूल किया करते थे। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था मिड 18th सेंचुरी में, वो किसके अंडर में था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और ऐसी टेरिटरी जहाँ पे एक तरह के लोग नहीं होते थे, डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट पीपल रहते थे, जो डिफरेंट भाषा या लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। और यहाँ पे जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था, यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं करते थे या कॉमन कल्चर को शेयर नहीं करते थे। और क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये डाइवर्स कम्युनिटी के पीपल थे, एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे। लोग थे वो अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लोग नहीं मानते थे, अपने आप को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिनोट करते थे, यानी कि वो ये दिखाते थे कि हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ना कि इस कंट्री को। और यूरोप में उस टाइम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो लोग आते थे वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। कोई क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता था, कोई हिंदुइज्म को बिलोंग करता था, कोई बौद्धिज़्म को बिलोंग करता था। तो ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप को शो करते थे। तो अगला जो दिया गया है इसमें एक हैब्सबर्ग एम्पायर की स्टोरी दी गई है, उसके बारे में इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको एज एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, तो उसको देखेंगे हम। और ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो कहाँ रूल्ड ओवर करता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी में। और इसमें बहुत ही डिफरेंट रीजन को इंक्लूड करता था, डिफरेंट लोगों को इंक्लूड करता था। और ये कौन सा रीजन इंक्लूड करता था? अल्पाइन रीजन एंड टाइरोल रीजन को इंक्लूड करता था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया एंड सदरलैंड को ये अपने अंदर इंक्लूड करता था, एज वेल एज बोहीमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज predominantly German speaking. It also include the Italian speaking province Lombardy and Venetia। और ये एक इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस को भी अपने अंदर इंक्लूड करती थी, दैट इज़ लैम्बर्डी एंड वेनेशिया। बेसिकली जो है ये सारा कुछ जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसका जोग्राफिकल डिवीज़न बताया गया कि उसकी जोग्राफी कैसी थी। तो अगर हम हंगरी की बात करें तो जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थी वो मैग्यार लैंग्वेज यूज़ करती थी, वाइल अदर हाफ ऑफ द वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स और कुछ और लैंग्वेज यूज़ करती थी। इसके बाद अगर हम गैलिशिया की बात करें तो जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे वो पोलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे। और बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप, और इन 3 जो डोमिनेंट ग्रुप के अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। जो ये सब किसके अंदर आते थे? जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके अंदर आते थे। और इनके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप, डाइवर्स ग्रुप के लोग वहाँ पे रहते थे हैब्सबर्ग एम्पायर में, जिसमें से कुछ पीजेंट पीपल थे, यानी कि फार्मर्स थे। और इनके अलावा जो बोहेमियाज एंड स्लोवाक्स थे वो नॉर्थ में, स्लोवेंस एंड कार्नियोला एंड क्रोट्स जो थे वो साउथ में,
तो ये जो जोग्राफिकल डिफरेंसेस थे, बेसिकली हम कह सकते हैं उन लोगों में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट नहीं करते थे। अगर हम बेसिकली ये सोचें कि अगर किसी प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो कल्चरली एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं या फिर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था उस टाइम पीरियड पे वो कैसे आता, वो था ही नहीं नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक चीज़ जो इन लोगों में थी वो कॉमन थी, वो क्या थी, उनका जो एम्परर था वो कॉमन था इतने डाइवर्स लोगों में। सेकंड नेक्स्ट पेज पे, इन वेस्टर्न पार्ट द सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ of industrial production and trade meant to growth of the town and emergence of the commercial classes whose existence was based on the production of for the market। अगर हम वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट टू ग्रोथ ऑफ द टाउन, और जैसे जैसे इंडस्ट्री का ग्रोथ होता गया, प्रोडक्शन का ग्रोथ होता गया, तो वैसे ट्रेड का ग्रोथ होता गया, तो जो टाउन्स थे उनका भी इमर्जेंस होने लगा और जो कमर्शियल क्लास थे उनका इमर्जेंस होने लगा। हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, और जिनकी एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट थी, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जितना भी प्रोडक्शन करेंगे मार्केट के लिए उनकी एग्जिस्टेंस थी उन पे डिपेंडेंट। Industrialization began in the England in the second half of the 18th century, but in the France and the part of the German state it occurs only during the 19th century। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो इंग्लैंड में कब शुरू हो गया था, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, लेकिन फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन में ये कब स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ शुरू हुई तो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बिगिन, और न्यू सोशल क्लास का बिगिनिंग हुआ। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा वर्किंग क्लास में कन्वर्ट हुई, एंड द मिडिल क्लास ऑफ द मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस मैन, प्रोफेशनल्स, और जो अपर क्लास थे वो मिडिल क्लास थे वो किस में कन्वर्ट हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स में। इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन द नंबर्स, और ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप था ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर था टिल द लेट 19th सेंचुरी तक। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास एंड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन्ड पॉपुलैरिटी। तो इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में जो ये नंबर थे वो बहुत ही कम थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, यानी कि उसके बाद उनमें जो लिबरल माइंड आइडियाज़ थे उनका इमर्जेंस होने लगा लोगों में, और आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, उनके मन में नेशनल यूनिटी की भावना जगने लगी, और अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिव प्रिविलेज गेन्ड बाय पॉपुलैरिटी, यानी कि अगर कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, बिलोंग करता है, तो उसको बाय बर्थ ही बहुत सारी प्रिविलेज मिलती हैं, तो ये इसको अबॉलिशन करने का आइडिया भी लोगों के मन में आने लगा। और ये जो आइडिया है वो किन के दिमाग में आया, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, उनके मन में ये सारी आइडियाज़ नेशनल यूनिटी की आने लगी। के बाद भी हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट के इमर्ज, की कैसे नेशनलिज्म का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, और नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इमर्ज होता है। तो उसके लिए हम नया टॉपिक, सब टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे 2.1, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, a landed aristocracy was dominant class on the continent। यहाँ पे किस कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, कौन सा कॉन्टिनेंट, दैट इज़ यूरोप। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, यानी कि उस टाइम पे जो कुलीन लोग वर्ग के लोग थे वो सोशली और कल्चरली बहुत ही और पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थे, किस कॉन्टिनेंट पे, यूरोप पे। तो जितने भी मेंबर्स थे ये एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग के, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड थे। और यूनाइटेड क्यों थे, क्योंकि कॉमन वे ऑफ लाइफ वो शेयर करते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। और दे ओन्ड द स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो द टाउन हाउसेज, यानी कि उनके पास जो कंट्री साइड भी था, यानी कि देहात वाला जो एरिया, जो विलेज वाला पार्ट था वो भी उनके साथ था, और टाउन हाउसेज भी उनके पास थे, यानी कि जो कंट्री वाला एरिया, सिटी वाला एरिया था वो भी उनके पास उस टाइम पीरियड पे था। दे स्पोक फ्रेंच for the purpose of diplomacy in the high society. Their families were often connected by the ties of marriage. This powerful aristocracy was
हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि जो वो क्या बोलते थे, जितने भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग थे, मेंबर्स थे, वो फ्रेंच बोलते थे, किस लिए, डिप्लोमेसी के लिए हाई सोसाइटी में। और देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, और ये अपनी फैमिलीज़ में ही कनेक्टेड थे, किस पर्पज़ से, मैरिज के पर्पज़ से। और अगर हम इनकी नंबर्स की बात करें तो ये इन नंबर्स बहुत ही स्मॉल ग्रुप थी, बहुत ही कम संख्या थी इनकी। और यहाँ पे अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो 80% 90% पॉपुलेशन की इस पे डिपेंडेंट थी, फार्मिंग पे, यानी कि खेती पे। अगर हम वेस्ट रीजन की बात करें, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स, तो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल ओनर, जमींदार थे जहाँ पे, जो वेस्ट एरिया जहाँ पे वो फार्मिंग करते थे। वाइल अगर ईस्टर्न की बात करें एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें, पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज बाई वेस्ट ईस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बाई द सर्फ्स। तो अगर हम इन सारी एरियाज़ की बात करें लाइक ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, तो यहाँ पे जो होल्डिंग्स थी वो उन पे कौन खेती करता था, सर्फ, यानी कि भूदास जो उस टाइम पीरियड पे होते थे वो इस पे खेती किया करते थे।